अंशी आंखों में आंसू लिए देव की तरफ देखे जा रही थी और नामे गर्दन हिला रही थी। देव ने दराज में रखे पेन को निकाला और टेबल पर रख कर डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। यह देखकर अंशी के पैरों तले जैसे ज़मीन ही खिसक गई। देव अंशी की तरफ देखते हुए बोला, आज से बल्कि अभी से तुम इस रिश्ते के, इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद हो अंशी। अंशी आंखों में आंसू लिए हैरानी से देव को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देव उसे इतना गलत क्यों समझ रहा है। हालांकि उसे ये भी पता था कि देव का गुस्सा जायज़ है। देव ने गुस्से से डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे। अंशी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। देव ने अंशी की आंखों में जब आंसू देखे तो जैसे उसके दिल में एक खंजर सा चुभ रहा था। अंशी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ये देखकर देव ने अपना मुंह फेर लिया और बिना अंशी की तरफ देखे बोला, आज से बल्कि अभी से तुम्हें इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद करता हूँ। ये सुनकर हैरानी से अंशी देव की तरफ देखती है तो देव की ऐसी बातें सुनकर जैसे वो टूट सी जाती है। इस बार अंशी ने खुद को संभाला और अपने आंसू को पोंछ लिया। देव हाथों से डिवोर्स पेपर गुस्से से उसे फाड़ दिया। देव हैरानी से अंशी को देख रहा था कि वो क्या कर रही है। उसने डिवोर्स पेपर क्यों फाड़ दिए। अंशी रोते हुए देव की तरफ देख रही थी और गुस्से और बेबसी के मिले जुले भाव से बोली, क्या क्या समझते हैं आप खुद को? हर बार सिर्फ आपकी मनमानी नहीं चलेगी, समझे आप? पहले तो बिना हमारी मर्जी जाने हमसे ज़बरदस्ती शादी की और आज भी बिना हमारी पूरी बात सुने हमें तलाक दे दिया। क्या समझते हैं आप खुद को? हाँ, जब मर्ज़ी आए शादी कर ली, जब मर्ज़ी आए तलाक दे दिया। पर एक बार उनकी मनमानी नहीं होगी, आपकी मनमानी नहीं होगी इस बार, समझे आप? हमारी बात सुन सकते हैं पर आपको भी कोई हक नहीं है कि बिना हमारी मर्ज़ी जाने हमें तलाक दे दें। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, सिंदूर मंगलसूत्र हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा। आपके इस कागज़ के टुकड़े पर साइन करने से हमारा रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। ये सब कहते हुए अंशी के हाथ पैर काँप रहे थे। उसके सर इस वक्त चकरा रहा था पर वो खुद को संभाले हुए देव को अपनी सफाई दे रही थी। इस बार देव ने कुछ नहीं कहा। वो गुस्से से कमरे से बाहर जा चुका था। अंशी भी वहीं बेड के सहारे पीठ लगाकर बैठ गई और रो पड़ी। आपको हमारी बात सुननी होगी देव, और समझनी भी होगी। ये फ़ैसला लेते वक्त हमें कितनी तकलीफ़ हुई थी ये सिर्फ हम जानते हैं, और हमने ये फ़ैसला क्यों लिया था ये भी सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन आपको इतना गुस्सा आता है कि आप हमारी बात कभी सुनते ही नहीं हैं। हर फ़ैसला हमें सुना देते हैं। पर आप चाहे जो हो जाए हम आपसे दूर कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। हमारी वजह से हुआ है ना ये सब, तो हम ही ठीक करेंगे। अब हम ही आपको मनाएंगे और हम ही ये एहसास दिलाएंगे कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। इधर देव गुस्से से नीचे आया। शारदा जी ने तब देव को इतने गुस्से में देखा तो बोली, क्या हुआ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पर देव ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर चला गया और गाड़ी में बैठकर गुस्से से गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया था। ऋषि ने देखा तो शारदा जी के पास आया और ऋषि शारदा जी को समझाते हुए बोला, बड़ी माँ, लगता है भाई ने आपकी बात सुनी नहीं है। मुझे लगता है वो किसी ज़रूरी काम से जल्दबाजी में बाहर गए हैं, वरना वो आपको कभी इग्नोर नहीं करते। मैं उनसे बात करूँगा। शारदा जी ने भी सिर्फ हमें अपनी गर्दन हिला दी। पर ऋषि को भी देव का यूँ गुस्से से बाहर जाना कुछ समझ नहीं आ रहा था। इधर देव गुस्से से गाड़ी चलाए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने गुस्से में क्यों आ रहा है। काफ़ी देर गाड़ी चलाने के बाद देव गाड़ी का एक सुनसान सड़क पर रोक देता है। देव अक्सर यहाँ आया करता था जब उसका मन शांत नहीं होता था। देव गाड़ी से बाहर आया और गाड़ी के बोनट पर लेट गया। वो सिर्फ एक टक ऊपर चांद को निहारे जा रहा था, जैसे ना जाने कितने सवाल हो उस चांद के पीछे। अंशी भी कुछ देर बाद नीचे चली आई। ऋषि न जाने कब से देव को फ़ोन कर रहा था, पर देव ना तो फ़ोन उठा रहा था ना कोई मैसेज का जवाब दे रहा था। ऋषि ने इस बार भी फ़ोन किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद देव ने इस बार फ़ोन उठाया। इधर से ऋषि घबराते हुए बोला, भाई कहाँ हो आप? मैं कब से आपको फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? देव बोला, फ़ोन साइलेंट पर था तो ध्यान नहीं दिया, किसी काम से बाहर आया था, बस घर ही आ रहा हूँ, तू फिक्र मत कर।
इतना कहकर देव ने फ़ोन कट कर दिया। ऋषि ने सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना बड़ी माँ, भाई किसी ज़रूरी काम से बाहर गए होंगे तो बस घर आ ही रहे हैं। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। अंशी भी अपने कमरे में चली आई। अपने कमरे में बनी बालकनी के झूले पर बैठकर देव का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर देव का इंतज़ार करते करते अंशी की आंख लग गई। कुछ देर बाद देव कमरे में आया और कबर्ड से कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। देव चेंज कर बाहर आया तभी उसकी नज़र सामने बालकनी में झूले पर सो रही अंशी पर पड़ी, जो बिना कुछ ओढ़े ही सो रही थी और उसे ठंड लग रही थी। देव बालकनी में अंशी को के पास आया। बाहर आती ठंडी हवा अंशी को छू रही थी, जिससे अंशी को ठंड लग रही थी। वो खुद में ही सिमट रही थी, काँप रही थी हल्की हल्की। अंशी को देखकर देव ने अंशी को अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर बेड पर ले आ गया और लेटा दिया। देव ने ठीक से दवा अच्छे से कम्बल उड़ाई अंशी को और खुद आकर सोफे पर लेट गया। अंशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सामने सोफे पर लेटे देव की तरफ देखा। मन ही मन बोली, अब इतना नाराज़ हैं आप हमसे कि एक बेड पर हमारे साथ सो भी नहीं पा रहे हैं, पर आपकी नाराज़गी को हम जल्द ही दूर करेंगे देव। इतना कह वो ना जाने कब सो गई। देव के चेहरे की तरफ देखती रही और कुछ देर बाद उसकी नींद लग गई। सुबह का वक्त। दिशा उठकर आईने के सामने खड़ी होकर रेडी हो रही थी, तभी पीछे से ऋषि दिशा को पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। दिशा मुस्कुराते हुए बोली, पहले जाकर रेडी हो जाओ। ऋषि दिशा के कंधे पर अपना सिर रखे आईने में देखते हुए बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। दिशा ऋषि का हाथ अपनी कमर से हटाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो तो मैं रोज़ ही लगती हूँ, मैं हूँ ही इतनी खूबसूरत, तो अब तुम भी जाकर रेडी हो जाओ। अच्छा। ऋषि दिशा की कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, पर आज मुझे अच्छा बनने का मन नहीं है, मैं ख़राब बनना चाहता हूँ। आज तो मैं ऐसे ही अपनी बीवी से प्यार करना चाहता हूँ। दिशा ऋषि को आंखें दिखाते हुए बोली, अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलिए और चुपचाप जाकर रेडी हो जाइए। ऋषि दिशा को और करीब कर उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, पर मेरा मन नहीं है। दिशा अपनी आंखें बंद करते हुए हकलाते हुए बोली, ऋषि ऑफिस जाना है ना, तुम्हें देर हो जाएगी। ऋषि दिशा को ऐसे शर्माता देखता है तो मुस्कुरा कर बोला, आज पता चला कि मिसेस दिशा ऋषि प्रताप सिंह ऐसे शर्माते भी हैं। इतना सुन दिशा ने झट से अपनी आंखें खोल। सुबह का वक्त। अंशी रेडी होकर नीचे चली आई। अंशी टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। कुछ देर में बाकी सब भी रेडी होकर नीचे आए, पर देव अभी तक नहीं आया था। ये देखकर अंशी बोली, आप लोग नाश्ता कीजिए, हम अभी आते हैं। इतना बोल अंशी अपने कमरे की तरफ आई। अंशी कमरे में आई तो देखा देव अभी तक रेडी हो रहा था। देव गुस्से से अपनी टाई बांध रहा था, पर आज उसकी टाई उससे बंध ही नहीं रही थी। देव ने जब आईने में अंशी को देखा तो और गुस्से में अपनी टाई बांधने लगा। ये देखकर अंशी मन ही मन बोली, कितने ज़िद्दी हैं ये, टाई नहीं बंध रही तो मुझसे नहीं बोल सकते कि टाई बांध दो। अरे एक तो पहले ठीक से टाई नहीं बांध रहे, ऊपर से ज़िद और गुस्सा तो देखो। एक बार हमसे कह देंगे तो क्या चला जाएगा इनका। इतने गुस्से की हाइट जो कम हो जाएगी। गब्बर कहीं के, इतना गुस्सा तो गब्बर को भी नहीं आता होगा। और जब इतना गुस्सा करना था तो हमसे शादी ही क्यों की, कर लेते अपने उसी गुस्से के साथ शादी। खड़ूस कहीं के, कुछ भी हो जाए पर खुद से तो कभी नहीं बोलेंगे कि टाई बांध दो। अंशी मन ही मन बड़बड़ाई जा रही थी। देव के पास आई। देव अभी भी अंशी को इग्नोर करके गुस्से में अपनी टाई बांध रहा था। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रहा था। अंशी ने देखा तो देव के सामने आई और उसने थोड़ा करीब आकर उसका हाथ टाई से हटाकर खुद टाई बांधते हुए बोली, हम जानते हैं आप हमसे नाराज़ हैं, तो जितना गुस्सा करना है उतना कर लीजिए, जितनी नाराज़गी दिखानी है दिखा लीजिए। क्यों खामखा बेचारी टाई पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, उसकी तो इसमें कोई गलती नहीं है ना। नहीं है ना। और अगर प्यार से आप टाई बांधते तो वो बन जाती और हमसे कह देते, हम बांध देते ना। रोज़ तो हम ही करते हैं ना, फिर आज आप खुद से ही क्यों कर रहे थे। इतना क्या वो टाई बांधती जा रही थी। देव अंशी के चेहरे को एकटक देख रहा था, पर अंशी का सारा ध्यान इस वक्त टाई पर था। अंशी टाई बांध कर देव के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, लीजिए हो गया, अगर प्यार से करते तो ना जाने कब का हो जाता।
अंशी की बात सुनकर देव जैसे होश में आया हो और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। तो अंशी ने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। देव वैसे ही रुक गया। हाँ, अंशी की आँख नम थी, वो देव के सामने आई। अंशी की आंखें नम थी, वो देव के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी, पर देव उसकी तरफ नहीं देख रहा था। अंशी की आंखों में आंसू थे। वे देव को देखते हुए बोली, अभी तक इतना नाराज़ है हमसे, अब बात भी नहीं करेंगे? देव वैसे ही खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। अंशी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आप हमसे नाराज़ हैं, ठीक है, नाराज़ रहिए, पर हमसे वादा किया था आपने कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम एक दूसरे से बात करना कभी बंद नहीं करेंगे, चाहे कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए। आपने हमसे वादा किया था ना? इतना सुन देव गुस्से से अंशी का हाथ छुड़ाकर बोला, वादा किया था, दोनों ने ही मिलकर किया था, पर उस वादे को तो सिर्फ मैं ही निभा रहा हूँ ना अंशी, तुम तो उस वादे को कभी निभा ही नहीं रही थी। और तब हम दोनों में सिर्फ और सिर्फ प्यार और भरोसा था, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। इतना सुन अंशी की आंखें एक बार फिर नम हो गई। देव अंशी की तरफ देखते हुए बोला, मेरे आज बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे देर हो रही है और मैं नाश्ता बाहर ही कर लूँगा, रात को मुझे आते वक्त देर हो जाएगी तो मेरा इंतज़ार बिल्कुल मत करना। इतना कह देव चला गया। अंशी की आंखें नम थी, वो देव को जाते हुए देख रही थी और नम आंखों से भी मुस्कुराते हुए बोली, इतने गुस्से और नाराज़गी में भी आपको सिर्फ मेरी मेरी खुशी की परवाह है, हमारी परवाह है। फ़र्क पड़ता है आपको कि हम आपका इंतज़ार ना करें। ये काफ़ी है हमें ये बताने के लिए कि आप हमें कितना प्यार करते हैं, और हमें यकीन है कि बहुत जल्द आप हमें माफ़ कर देंगे हमारी हर गलती के लिए। इतना बोल वो मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद अंशी भी चली गई। ऋषि और देव ऑफिस के लिए निकल चुके थे। अंशी भी अपने कामों में लग गई। शाम का वक्त, देव अपने ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा सुबह अंशी की बातों को सोच रहा था। उसे बार बार अंशी का उदास चेहरा नज़र आ रहा था, जिन आंखों पर और चमक और होठों पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, वो आज सिर्फ उसी की वजह से उदास थी। यही सोच रहा था वो। देव बेचैनी से खिड़की के पास आया और बाहर झांकते हुए खुद से बोला, क्यों करती हो तुम ऐसा अंशी? आखिर क्यों तुम जाना चाहती थी मुझसे दूर? मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ अंशी। बिना मेरे कसूर के तुम मुझे डिवोर्स पेपर देती हो, और क्या चाहती हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे इस रिश्ते का क्या वजूद है? आखिर क्यों तुम देना चाहती थी मुझे डिवोर्स? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में अंशी, जो तुम्हें ये फ़ैसला लेना पड़ा? क्यों मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ? क्यों अंशी? जितना समझने की कोशिश करता हूँ तुम्हें, उतना ही उलझ जाता हूँ। तुम्हारे चेहरे को सच मानूँ या जो तुम देखती ही नहीं उससे सच मानूँ, जो तुम दिखाती नहीं? पर फिर भी मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, बहुत भरोसा करता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, पर अगले ही पल तुम कुछ ऐसा कर देती हो, तुम कुछ ऐसा कर जाती हो जिससे मैं तुम्हें फिर नहीं समझ पाता। अपने सवालों में उलझा हुआ हूँ मैं, खुद से ही सवाल कर रहा था। इतना क्या, वो खिड़की से बाहर देखकर सोचने लगा। रात का वक्त, देव और ऋषि ऑफिस से आ चुके थे। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश होकर नीचे आए। सब साथ बैठकर खाना खाया और कुछ देर बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। इधर ऋषि अपने कमरे में बैठा किसी क्लाइंट से फ़ोन पर बात कर रहा था। दिशा कमरे में आई ऋषि का फ़ोन पर बात करते देख खिड़की के पास आई और खिड़की बंद कर रही थी। दिशा ने खिड़की के पर्दे हटाए, खिड़की के दरवाजे खोल दिए, जिससे ठंडी हवा अंदर आने लगी। दिशा मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। ऋषि फ़ोन रख सामने दिशा को देख रहा था, उसकी धड़कनें, दिल तेज़ी से धड़क रहा था। ऋषि दिशा के पास आया और उसे पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर पकड़ लिया। दिशा इस एहसास को महसूस करके कांप उठी। वो आंखें बंद किए हुए धीरे से बोली, ऋषि। दिशा ने खिड़की को बंद देखा तो खिड़की के पास आई और खिड़की के पर्दे हटाकर उसका दरवाज़ा खोल दिया। बाहर से आती ठंडी हवा दिशा के चेहरे को छूकर गुजर रही थी, जिसे महसूस कर दिशा ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ऋषि ने अपना फ़ोन कट करके सामने देखा। दिशा को देखकर तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा, होठों पर मुस्कुराहट आ गई और कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहकर दिशा को देखता रहा। ऋषि दिशा के पास आया और उसे पीछे से उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। दिशा ऋषि को महसूस कर आंखें बंद कर लेती है और वे एक बार फिर मुस्कुरा देती है। वो ऋषि के ऐसे करीब आने से कांप रही थी। दिशा आंखें बंद किए हुए धीरे से बोली, ऋषि
तो ऋषि उसे अपने तरफ करते हुए बोला, बोलो। दिशा ने अपनी आंखें धीरे से खोली और ऋषि को ऐसे खुद को देखता पाकर उससे दूर जाने लगी। तो ऋषि ने दिशा की साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया तो दिशा मुस्कुराते हुए वहीं पर खड़ी रह गई। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। ऋषि दिशा के पल्लू को अपने हाथों में लपेटता जा रहा था और करीब करते जा रहा था। ऋषि दिशा के होठों को देख उसके चेहरे को अपने पास लेने लगता है। दिशा ने भी अपनी अपनी आंखें बंद की तो ऋषि ने अपने होठों को दिशा के होठों से जोड़ दिया। हवा के तेज झोंके से दिशा की साड़ी के पल्लू उड़कर दोनों के ऊपर गिर गया। इधर देव बेड पर सो रहा था। अंशी कमरे में आई और एक नज़र सोते हुए देव की तरफ देखी और खिड़की पर जाकर खड़ी हो गई। देव का गुस्सा अब कम था, पर वो अभी तक अंशी से बात नहीं कर रहा था, उससे नाराज़ था। देव अभी भी अंशी से ठीक से बात नहीं करता था। अंशी खिड़की के पास खड़ी बाहर देखे जा रही थी। उसे देव की ये नाराज़गी बहुत तकलीफ़ दे रही थी। अंशी ये सब सोचते हुए सामने की तरफ पलटी तो उसकी नज़र दीवार पर लगी कैलेंडर पर गई। अगले ही पल अंशी कैलेंडर की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अंशी देव की तरफ देख ही रही थी जो बिना कम्बल ओढ़े सो रहा था। ये देखकर अंशी देव के पास आई और उसे ठीक से कम्बल उड़ाया और माथे पर चूमकर जाने लगी तो देव अंशी का हाथ पकड़ नींद में बोला, अंशी मुझे छोड़कर मत जाना, कभी मत जाना, कभी मत जाना मुझे छोड़कर, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे अंशी। देव की आवाज़ सुनकर अंशी पीछे पलटी तो देव नींद में ही बोले जा रहा था। यह देखकर अंशी की आंखें नम हो गई। अंशी देव के बगल में ही लेट गई और उसका हाथ पकड़ अपने सर को प्यार से सहलाते हुए बोली, हम कहीं नहीं जा रहे हैं देव, हम सिर्फ आपके पास हैं, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। अंशी ने घड़ी में टाइम देखा, रात के 12 बज रहे थे। अंशी देव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। कल हम आपको ऐसा सरप्राइज़ देंगे जो आपके लिए सबसे अनमोल होगा और हमें यकीन है उसके बाद आपका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, सारी नाराज़गी दूर हो जाएगी। हैप्पी बर्थडे देव, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना कह देव के सर पर प्यार से सहलाने लगी अंशी। देव ने नींद में ही अंशी को कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। अंशी प्यार से देव के सर को सहला रही थी और मुस्कुराए जा रही थी। सुबह का वक्त, देव की नींद खुली अंशी देव के सीने पर सरक कर आराम से सो रही थी। देव अंशी को ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया। अंशी के चेहरे पर आ रहे उसके बालों की लटों को देव ने अपनी उंगलियों से उसके कान के पीछे किया और उसके माथे को होठों से छूने की तरफ बढ़ रहा था। तभी कुछ सोचकर वो रुक गया। देव ने धीरे से अंशी का सर तकिए पर रखा और वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद देव रेडी होकर जल्दी ही ऑफिस निकल गया क्योंकि आज देव की इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो कल जल्दी ऑफिस के लिए निकल गया था। अंशी भी उठी और जल्दी से रेडी होकर नीचे आई। आज वो काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी। दिशा टेबल पर नाश्ता लगवा रही थी। वो अंशी को देख मुस्कुरा दी। अंशी दिशा से बोली, सब ऑफिस गए क्या? दिशा बोली, हाँ जीजी माँ, जीजू और ऋषि दोनों ही ऑफिस गए हैं। आज उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो इसलिए। पर आपको नहीं पता था क्या? क्या हुआ दी? अंशी ने दिशा को देख देव के जन्मदिन के बारे में बताया तो दिशा खुश होते हुए बोली, जीजी माँ, तब तो हम जीजू के लिए कुछ करना चाहिए, बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहिए उन्हें, कुछ पार्टी वगैरह। अंशी मुस्कुराकर बोली, उन सब की फ़िक्र तुम मत करो छोटी, हमने पहले से ही सारा इंतज़ाम करवा दिया है। इतने में शारदा जी अंशी के पास आकर बोली, बेटा, देव अपने पिताजी के जाने के बाद अपना जन्मदिन नहीं मनाता। तब से आज तक वो खुद की जन्मदिन की पार्टी कभी नहीं रखता। अंशी शारदा जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, माँ, ये ज़रूरी तो नहीं किसी के जाने के बाद अपनी जीने के तरीके को बदल दिया जाए और वो अपना जन्मदिन नहीं मनाते। तो आज तक हम लोगों में से किसी ने भी कोशिश तो नहीं की ना उनका जन्मदिन मनाने की, पर हमें पूरा भरोसा है इस बार उन्हें हमारा सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ गलत नहीं होने देंगे हम। शारदा जी भी मुस्कुरा दी। अंशी अपने कमरे में चली गई और कामों में लग गई। अंशी ने कुछ खास मेहमानों को ही इनवाइट किया था और महल को अच्छे से लाइटिंग करवाई थी और डेकोरेट करवाया था। दिशा भी अंशी का पूरा साथ दे रही थी। शाम होते होते सब कुछ हो चुका था। अंशी ने ऋषि को फ़ोन करके सारी बातें बता दी थी, इसलिए ऋषि समय से देव को घर ले आया। देव महल में था तो महल में पूरी तरह अंधेरा था। देव ऋषि अंदर आए तो धीरे धीरे लाइट्स जलने लगी। महल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइटिंग और फूलों से पूरी तरह महल महक रहा था। ये देखकर देव और ऋषि दोनों के चेहरे पर
एक मुस्कुराहट आ गई। धीरे धीरे सब बाहर निकल आए और देव की तरफ मुस्कुराकर बोले, हैप्पी बर्थडे विश किया। अभी मेहमान नहीं आए थे। शारदा जी देव के पास आई और उसके गालों को छूते हुए बोली, बहुत प्यार से बोली, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो बेटा, हैप्पी बर्थडे। देव बोला, पर माँ इन सब की क्या ज़रूरत थी, आपको पता है ना कि मैं जन्मदिन नहीं मनाता। शारदा जी बोली, मालूम है हमें कि आपके पिता के जाने के बाद आपको अपना जन्मदिन मनाना पसंद नहीं, पर बेटा ज़रूरी तो नहीं कि अधूरी यादों को लेकर हम अपनी आने वाली ज़िंदगी के अच्छे पलों को खो बैठे। अंशी ने सुबह से ही ये सब अपने हाथों से सजाया है, सिर्फ आपके लिए, उसके खातिर ही सही। आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाइए। इतना सुन देव अंशी की तरफ देखने लगा जो उसे ही देख रही थी। देव ने हाँ में अपना सिर हिलाया, बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। कुछ देर बाद देव रेडी होकर नीचे आया। अब मेहमान भी आने शुरू हो गए थे, सब लोग आ गए थे। कुछ देर बाद अंशी भी रेडी होकर नीचे आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़रें उस पर थीं, पर देव था कि अंशी की तरफ एक नज़र नहीं देख रहा था। देव अंशी से अभी भी नाराज़ था। ये देखकर अंशी की आंखें नम हो गईं। वो मन ही मन बोली, अभी तक नाराज़ है हमसे, पर हम जानते हैं आज तो हम आपको जो सरप्राइज़ देंगे, जो खुशी देंगे, उससे आपकी सारी नाराज़गी 100% दूर हो जाएगी। इतना क्या वो मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद एक केक कट हुआ। सब देव को कांग्रेचुलेट कर रहे थे, पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अंशी देव से बात करना चाहती थी, उससे कुछ कहना चाहती थी, पर देव था जो अंशी को इग्नोर किए जा रहा था। तभी अचानक से एक वेटर ड्रिंक ले जा रहा था। वो गलती से अंशी से टकरा गया और अंशी की साड़ी पर गिर गया। अंशी की साड़ी पूरी तरीके से ख़राब हो गई। वेटर सर झुकाए घबराहट से बोला, सॉरी मैम, गलती हो गई। अंशी ने वेटर की तरफ देखा और बोली, कोई बात नहीं, हम इसे साफ़ कर लेंगे, आप जाइए। वेटर थैंक यू बोलकर वहाँ से जान चला गया। अंशी अपने कमरे में आई। इधर वेटर पिलर के पीछे आया और फ़ोन पर किसी से बोला, सर काम हो गया है। इधर अंशी ने अपने कमरे में आई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर पलटी कि इधर वेटर पिलर के पीछे आया और फ़ोन पर किसी से बोलकर, सर काम हो गया है, आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया है मैंने। इधर अंशी अपने कमरे में आई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर पलटी कि बहुत सारे लोग पहले से ही कमरे में मौजूद थे। अंशी उन लोगों की तरफ देख गुस्से से बोली, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। वो लोग बिना कुछ बोले अंशी के मुँह पर कुछ सूंघाते हैं और अंशी बेहोश हो जाती है। अंशी को वो लोग वहाँ से लेकर जा चुके थे। इधर नीचे सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अंशी नीचे नहीं थी। किसी का भी ध्यान अभी तक उस पर नहीं गया कि अंशी यहाँ नहीं है। इधर एक वेटर पिलर के पास जाकर किसी को कॉल किया तो उधर से एक आदमी बोला, काम हो गया। तो वेटर बोला, जी सर काम हो गया। किसी ने देखा तो नहीं ना उस लड़की को ले जाते वक्त, थोड़ा घबराते हुए बोल रहा था वो शख्स। वेटर बोला, नहीं सर, मेरे हिसाब से तो किसी ने नहीं देखा, आप फिक्र मत कीजिए। गुड, बस ऐसे ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहना, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। इतना कह वो शख्स मुस्कुराते हुए फ़ोन कट कर देता है। इधर अब काफ़ी देर हो चुकी थी। अंशी अभी तक नीचे नहीं आई थी। देव की नज़रें बार बार अंशी को ढूंढ रही थी। अब मेहमान भी जा चुके थे। देव खुद से ही मन बोला, कहीं मेरी इस झूठी नाराज़गी के चक्कर में अंशी सच में तो मुझसे गुस्सा नहीं हो गई ना। इधर अंशी को एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, शायद अभी भी वो बेहोश थी। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक शख्स बाहर आया और कमरे की तरफ आने लगा। कमरे में पूरी तरीके से अंधेरा था। वो ऊपर एक लाइट जल रही थी जिससे अंशी का चेहरा थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। वो शख्स मुस्कुराते हुए अंदर आया तो वहाँ पर खड़े लोग ने लाइट जला दी। उसने जब अंशी का चेहरा देखा तो वो देखता ही रह गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पास में खड़ा एक गुंडा बोला, सर इस बार आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, कोई भी सबूत नहीं छोड़ा हमने इस लड़की को यहाँ लाते वक्त। वो इससे आगे कुछ बोल पाता, उस शख्स ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। ये देखकर वहाँ खड़े लोग हैरान रह गया। गुंडा अपने गाल पर हाथ रखते हुए थोड़ा धीरे से बोला, सर आपने ही तो कहा था कि पीले साड़ी वाली को उठा कर लाना है, फिर आपने थप्पड़ क्यों मारा। उस शख्स ने गुस्से से कहा, चुप, एकदम चुप, दिमाग ख़राब करके रख दिया तुमने। तुम लोगों ने मेरा एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। मैंने इसे नहीं, इसकी छोटी बहन को लाने को कहा था, बदतमीज़ पागल इंसान जिसका नाम दिशा है, समझे। दिशा और अंशी ने सेम कलर की साड़ी पहनी थी, जिससे वेटर ने दूर से देखा कर अंशी को दिशा समझकर
उसके साड़ी पर ड्रिंक करा दी। इसलिए वो लोग दिशा के कमरे में ना जाकर अंशी के कमरे में गए थे और अंशी को ले गए। वो शख्स गुस्से से अपना सर पकड़ इधर उधर टहल रहा था। इधर अब काफ़ी देर हो गई थी और अंशी को ढूंढ रहे थे। देव कमरे में आया और कमरे की लाइट ऑन तो थी। कमरे में अंशी को ना पाकर वो हैरान रह गया। कमरे की हालत भी खराब थी, सारा सामान अस्त व्यस्त था। तभी अचानक से देव की नज़र फर्श पर बेहोश पड़ी हुई मणि पर गई। देव मणि के पास आया और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला। देव ने जल्दी से टेबल पर पानी का जग उठाया और मणि के चेहरे पर दे मारा, जिससे मणि को होश आया। देव ने बाकी सबको भी आवाज़ देकर बुलाया तो सब लोग देव के कमरे में आए। दिशा ने जल्दी से संभाल कर मणि को बेड पर लेटाया और मणि घबराते हुए बोली, वो अंशी दीदी को लेकर चले गए। इतना सुन सब घबरा गए। देव मणि को शांत कराते हुए बोला, मणि पहले तुम शांत हो जाओ, और कौन थे वो लोग और अंशी को कहाँ ले गए? मणि ने खुद को शांत किया और बोली, मैं नीचे ही थी, तभी दीदी की साड़ी पर किसी वेटर ने ड्रिंक गिरा दी। ऊपर अपने कमरे की तरफ आने लगी, तभी मैंने पिलर के पीछे किसी को फ़ोन पर बात करते हुए सुना। उसने जानबूझकर दीदी की साड़ी पर ड्रिंक गिराई थी और वो किसी से कह रहे थे कि काम हो गया। देव बोला, कौन था और तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं, मैंने उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा, पर मैं जब तक वहाँ पर गई तब तक वो वहाँ से जा चुका था, इसलिए मैं सीधा बिना कुछ बोले ऊपर आने लगी। मैं ऊपर आई तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद था। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा तो मैं बालकनी के दरवाजे से कमरे के अंदर आ गई। जब मैंने देखा कि कुछ लोग अंशी दीदी को लेकर जा रहे हैं, मैंने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे सर पर एक भारी चीज़ से मारा और उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। ये सब सुनकर देव का गुस्सा हाई हो गया। ऋषि बोला, पर भाई भाभी को कौन किडनैप कर सकता है, और वो भी महल के अंदर आकर? ये तो वही कर सकता है जो पहले से ही यहाँ आ चुका है, जिसे यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। इतने लोगों के रहते हुए कैसे आ सकता है? वो ये सब बोल ही रहा था, तभी देव का फ़ोन बजा। देव ने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो अननोन नंबर शो हो रहा था। देव ने जल्दी से फ़ोन उठाया और बोला, हेलो, कौन? उधर से किसी शख्स के हंसने की आवाज़ आई, अंशी की मौत। ये सुनकर देव के अंदर एक अनजाना डर बैठ गया। अब अंदाज़ा हो चुका था कि अंशी की जान खतरे में है। देव बिना पल गवाए बोला, क्या चाहते हो तुम मुझसे, बताओ। मैं क्या चाहता हूँ वह मैं तुम्हें बहुत जल्द बताऊँगा, पर अगर तुम अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहते हो तो पुल के पास की पुरानी फैक्ट्री पर मुझे आकर मिलो। और हाँ, कोई होशियारी मत करना, वरना बेचारी अंशी खामखा मारी जाएगी। और अकेले ही आना, पुलिस को बताया तो अपनी बीवी को खो बैठोगे। इतना कह वो शख्स फ़ोन कट कर देता है। इधर अंशी को होश आ चुका था। उसने देव और उसकी सारी बातें सुन ली थी। अंशी ने जब उसका चेहरा देखा तो हैरान रह गई। उसकी आंखों में गुस्सा और खौफ दोनों ही था। इधर ऋषि ने देव की तरफ देखते हुए बोला, भाई कौन था और क्या बोल रहा था वो? देव बोला, तू फिक्र मत कर, मैं अंशी को लेने जा रहा हूँ। इतना सुन शारदा जी घबराते हुए बोली, पर बेटा अंशी कहाँ है और तुम उसे लेने कहाँ जा रहे हो? देव बोला, आपको मुझ पर भरोसा है ना माँ, पर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि अंशी कहाँ है। बस ये बता सकता हूँ कि उसकी जान को खतरा है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। शारदा जी घबराते हुए बोली, मेरी अंशी मुझे वापस चाहिए, वो भी सही सलामत। देव शारदा जी की तरफ देखते हुए बोला, वादा करता हूँ माँ, अंशी को सही सलामत घर लेकर आऊँगा, आप फिक्र मत कीजिए। इतना कह वो बाहर आया और गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। ये सब सुनकर दिशा रोते हुए बोली, हर बार जीजी माँ के साथ ऐसा क्यों होता है? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मुझे मेरी जीजी माँ के पास जाना है। ऋषि, मुझे मेरी जीजी माँ चाहिए सही सलामत। इतना कह ऋषि के सीने से लगकर रोने लगी। ऋषि दिशा का सर सहला रहा था और उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। इधर दूसरी तरफ जब अंशी ने सामने खड़े उस शख्स का चेहरा देखा तो हैरान रह गई। अंशी को एक कुर्सी पर आराम से बैठाया गया था, पर अब अंशी के पेट में दर्द हो रहा था। उसे उठने में तकलीफ़ हो रही थी। अंशी मन ही मन खुद से बोली, आप क्यों आ रहे हैं यहाँ? देव, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना कह उठने लगी। मलिक अंशी को होश में आता देखकर खुश हुआ। अंशी उठकर खड़ी हुई तो चक्कर खाकर फिर गिरने को हुई। मलिक ने उसे संभाल कर बिठाया।
अंशी अपने सर पर हाथ रख ली तो मलिक उसे पानी का गिलास देते हुए, पानी पियो। अंशी ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया तो मलिक ज़बरदस्ती अंशी को पानी पिलाने लगा। अंशी पानी का गिलास लेकर फेंक दिया और गुस्से से मलिक की तरफ देखते हुए बोली, दूर हो मुझसे, हमें हाथ भी लगाया तो समझ लेना तुम क्यों आए हो यहाँ, हमें जाना है यहाँ से। इतना क्या वो फिर से उठ के जाने लगी तो मलिक ने फिर उसे बिठाया और बहुत प्यार से बोला, आज हम दोनों की शादी है इसलिए ले आया हूँ तुम्हें यहाँ, और सच कहूँ तो तुम्हारी बहन को नहीं, मैंने अपने आदमियों को तुम्हें ही लाने को कहा था, पर उस देशाई को गुमराह करने के लिए मुझे दिशा का नाम लेना पड़ा। अंशी गुस्से से बोली, पागल हो तुम, दूर रहो मुझसे, मुझे यहाँ से जाना है। इस बार मलिक उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और थोड़ा गुस्से से बोला, क्यों जाना है तुम्हें यहाँ से, मैं बात कर रहा हूँ ना तुमसे, तो सुनो मेरी बात। अंशी मलिक की हरकतों से हैरान हो रही थी। मलिक अंशी के पास घुटनों के बल बैठ उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, तुम्हें पता है कितना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें, इतने दिन दूर कैसे रहा मुझे पता है, मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए, पर अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। आज मैं देव को हम दोनों के बीच से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूँगा, उसके बाद सिर्फ तुम मेरी रहोगी। अंशी गुस्से से मलिक का हाथ खुद से छुड़ाकर उठने लगी, बोली, पागल हो गए हो क्या, क्या बोले जा रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता, हमें नहीं है तुमसे प्यार, नफ़रत करते हैं हम तुमसे, नफ़रत, इतनी नफ़रत कि तुम्हें हम मारते वक्त एक बार भी नहीं सोचेंगे। मलिक की आंखें नम हो गई। मलिक अंशी की तरफ प्यार से देखते हुए बोला, नफ़रत करती हो मुझसे, मारना चाहती हो मुझे, तो लो मार डालो मुझे, पूरी आज़ादी है तुम्हें मुझे मारने की, पर आज मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा अंशी। अंशी मलिक को ऐसे देख घबरा रही थी। वो अपने कदम पीछे करने लगी तो मलिक ने उसका हाथ पकड़ अपने करीब कर लिया और उसको गले लगा लिया। अंशी खुद को गुस्से से छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो हमें, ये क्या कर रहे हो तुम। अंशी ने खुद को छुड़ाया तो मलिक अंशी को प्यार से देखते हुए बोला, बहुत गलत किया था तुम्हारे साथ मैंने, पर बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ अंशी, अपनी एक नई दुनिया शुरू करना चाहता हूँ। तुम देव को छोड़ दो, मैं बदल गया हूँ अंशी, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए बदल गया हूँ, बिल्कुल बदल गया हूँ मैं। अंशी की आंखों में आंसू थे। वे अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, पागल हो गए हो तुम क्या, हमें जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। मलिक अंशी को कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। अंशी खुद को छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, छोड़ो हमें। इतना कह वो अपने हाथ से उसे धक्का देने लगी तो मलिक ने उसका हाथ पकड़ मोड़कर कमर से लगा दिया। अंशी को अब दर्द हो रहा था। वो दर्द से तड़पते हुए बोली, हमें दर्द हो रहा है, छोड़ो हमें। मलिक उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोला, तुम्हारे हर दर्द का एहसास है मुझे अंशी, काश ये एहसास मुझे पहले हो गया होता तो आज तुम मेरी होती। अंशी गुस्से से उसे धक्का देकर खुद से दूर करती है और नफ़रत से बोली, तुम जैसे इंसान को कभी किसी के दर्द का एहसास नहीं हो सकता मलिक, क्योंकि जिसके सीने में दिल होता है उसे एहसास होता है और तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। मलिक बोला, हाँ नहीं था, दिल मेरे अंदर तुमसे दूर रहकर पता चला मेरे अंदर एक दिल है जो तुम्हारे लिए धड़कता है अंशी। अंशी मलिक के बात सुनकर हैरान रह गई। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, उसे लगातार चक्कर आ रहे थे। अंशी अपने कदम पीछे करने लगी तो मलिक अंशी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आज मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ अंशी, आज हम दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाएंगी। इतना कहते हुए मलिक अंशी के पास आ रहा था। अंशी अब अपनी जगह पर ही रुक गई। इतने दर्द में भी होने के कारण उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट के साथ बोली, ऐसा कभी नहीं होगा मलिक, तुम हार चुके हो मलिक, पर मैं ऐसा ही करूँगा। अंशी हंसते हुए बोली, पर अब तुम्हारी ईगो तुम्हें हर्ट करेगी, मेरे नज़दीक भी नहीं आ पाओगे तुम। मलिक कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो हैरानी से अंशी की तरफ देखने लगा। अंशी के होंठ पर अभी भी एक मुस्कुराहट थी। मलिक अंशी की तरफ देखते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ अंशी, क्या कहना चाहती हो तुम। अंशी चिल्लाते हुए बोली, मतलब आई एम प्रेग्नेंट। इतना सुन मलिक हैरान रह गया। इतने दिनों से मलिक जिसे अपना बनाना चाहता था, जिसके साथ वो सपने सजाने लगा था, उसने देसाई से भी हाथ मिला लिया था। वो अपनी अंशी के लिए बदल रहा था, पर वो अब किसी और की हो चुकी थी। इस बारे में तो मलिक ने सोचा ही नहीं था। अंशी मुस्कुराते हुए बोली, हम किसी और के हो चुके हैं मलिक, आत्मा से, रूह से, तन से, मन से, तो क्या तुम्हारा ईगो हर्ट नहीं होगा।
मलिक हैरानी से अंशी की तरफ देखे जा रहा था। अंशी के होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। इधर देव मलिक के बताए हुए जगह पर आया। बाहर देसाई और उसके आदमी खड़े थे। देव गाड़ी से बाहर निकला तो देसाई साहब उसे मुस्कुराते हुए देखते हुए बोले, देव प्रताप सिंह, आखिर तुम आ ही गए, पर मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। खैर, हमें बैठकर बातें करनी चाहिए। इतना सुन देव ने गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर अंशी को एक खरोच भी आई तो मैं यहाँ पर तबाही ले आऊँगा। ये बात याद रखना देसाई, इस बार बर्बाद करूँगा मैं तुम्हें। तुम आइंदा से कभी खड़े होने के लायक नहीं बचोगे, इस कदर बर्बाद करूँगा। देसाई साहब मुस्कुराते हुए, मिस्टर सिंह, तुम्हें ऐसे देखकर खुशी हुई, पर इस बार बाजी मेरे हाथ में है। भूलो मत कि तुम्हारी बेबी मेरे कब्जे में है, और वो इस वक्त किसके साथ है तुम्हें पता है? तुम्हारे पुराने दोस्त मलिक राठौर के साथ। ये तो तुम्हें भी मालूम है ना? देव ने गुस्से से अपनी मिट्टी भींच ली। देव गुस्से से देसाई की तरफ देखते हुए बोला, क्या चाहते हो तुम? देसाई साहब हंसते हुए बोले, मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है। यही बात तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है देव, कि तुम वक्त बर्बाद नहीं करते और सीधा पॉइंट की बात पर आते हो। तो मैं भी तुम्हें काम की बात बताता हूँ अंशी। देसाई साहब बोले, तो तुमने मेरी बेटी और मेरे साथ जो किया उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें साथ सबसे अजीज़ चीज़ छीन लूँगा, सबसे कीमती चीज़ तुमसे दूर कर दूंगा। वैसे तुम्हें मलिक राठौर के बुलाने पर यहाँ नहीं आना चाहिए था देव। तुम्हें याद रखना चाहिए था कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पूरा परिवार है। तो क्या वो इस वक्त सही सलामत होंगे? इतना सुन देव हैरान रह गया। देसाई की तरफ देखते हुए हैरानी से देख रहा था, और देसाई मुस्कुराते हुए कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, आज का धमाकेदार एपिसोड पसंद आया होगा। और आप लोगों को कैसा लगा आज का ये एपिसोड, और सस्पेंस कैसा लगा? और मलिक को ये पता चल चुका है कि अंशी प्रेग्नेंट है, और हमारा देव अंशी को बचा पाएगा या नहीं, और उसकी फैमिली को बचा पाएगा या नहीं? क्या इस चक्रव्यूह से ये दोनों बाहर निकल पाएंगे या नहीं, और इस स्टोरी में आगे क्या होगा? तो प्लीज़ बने रहिए इस स्टोरी में आगे जानने के लिए कि क्या होगा। और प्लीज़ बताइएगा कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना? प्लीज़ गाइस, आप बता दिया कीजिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो प्लीज़, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और स्टोरी कैसी लग रही है, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। आप लोगों के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी मैं आपको सच सच बताऊं तो आप लोगों की व्यू और कमेंट बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ना रिकॉर्डिंग करने का मन ही नहीं करता। मैंने 2 दिन से रिकॉर्डिंग ही नहीं की, बिल्कुल मन ही नहीं हुआ मेरा रिकॉर्डिंग करने का और वीडियो अपलोड करने का। बट आज मैंने सोचा कि मैं एक लॉन्ग वीडियो आप लोगों को देकर सरप्राइज़ कर देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और नेक्स्ट स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों को जल्द ही मिल जाएगा, और मैं काफ़ी लॉन्ग एपिसोड दूंगी उस स्टोरी का भी। आई होप आप स्टोरी पसंद आ रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।